आज का हमारा टॉपिक है नेतृत्व, लीडरशिप। देखो नेतृत्व हम सामान्य अर्थों में जो नेतृत्व समझते हैं, नेता से बना है नेतृत्व शब्द। लीड करना, लीडर से ही है लीड करना, नेतृत्व प्रदान करना। तो देखो, जब कोई किसी संगठन को कोई व्यक्ति नेतृत्व प्रदान करता है, अब नेतृत्व प्रदान कर रहा है मतलब क्या है? एक नेता है, उसके अनुयायी है या उसके अधीनस्थ हैं, वो उन अधीनस्थों में एक एकता और समन्वय बना रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, उनका मार्गदर्शन कर रहा है। जब कोई व्यक्ति इतना काम करता है तब उसको कहेंगे कि वो व्यक्ति लीडरशिप प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने अधीनस्थों, अपने सहयोगी, अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, आपस में समन्वय कराता है, उनको एक टीम के रूप में काम करवाता है। जब इतने काम करवाता है तब कहते हैं वो व्यक्ति लीडर है, वो लीडरशिप प्रदान कर रहा है। और प्रबंधन में लीडरशिप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बिना लीडरशिप के अच्छा प्रबंधन हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रबंधन भी तो दरअसल एक प्रकार की लीडरशिप ही है कि आप किसी प्रबंधन के मैनेजर हो, आपको उसका मैनेजमेंट संभालना, तो एक टाइप से आप लीडर ही हुए हैं। तो इसलिए प्रबंधन में लीडरशिप को पढ़ाया जा रहा है। जैसे समन्वय और जैसे अभिप्रेरणा की जो महत्ता है, वही महत्ता लीडरशिप की है। अब ये देखो, दोनों में आपस में संबंधित है। अच्छा नेतृत्व कौन होगा? अच्छा नेता कौन होगा? जो अपने अधीनस्थों को मोटिवेट कर सके, उनको अभिप्रेरित कर सके काम करने के लिए। क्योंकि यदि वो काम करने के लिए पॉजिटिव रूप से अभिप्रेरित होंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है ना? अब देखो, हमको ये तो सामान्य अर्थ है, हमको परिभाषा देखनी है। सबसे पहले कीथ डेविस की परिभाषा है कि दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता, दूसरे लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है लीडरशिप, कीथ डेविस के अनुसार। लेकिन कीथ डेविस और आगे परिभाषित करता है। क्या कहता है? कि यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एकता के सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अभिप्रेरित करता है। वही देखो, जो सामान्य तत्व है, वही परिभाषा में दे दिया कि क्या है? लोगों को अपने उद्देश्य पाने के लिए मोटिवेट करने की योग्यता है लीडरशिप। समूह को एक टीम, एकता के सूत्र में बांधे रखता, मतलब पूरे समूह को एक टीम के रूप में इकट्ठा करता है और लक्ष्य प्राप्ति की और अभिप्रेरित करने की योग्यता ही को ही कीथ डेविस ने लीडरशिप कहा है। ठीक है ना? फिर दूसरी परिभाषा है टेरी की। टेरी क्या कहता है? कि नेतृत्व उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है जो उद्देश्यों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों को स्वेच्छा से प्राप्त करने के लिए काम करे, ऐसा जो काम कर रहा है, उस योग्यता को लीडरशिप कहा है टेरी ने। ठीक है ना? तो बस देखो, हम ये दो ही परिभाषा देख रहे हैं, कीथ डेविस की और टेरी की। बाकी सामान्य अर्थ तो आप लीडरशिप का जानते ही हो। सामान्य अर्थ से तो हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमसे सामान्य अर्थ तो पूछेगा भी नहीं। हमको या तो किसी की परिभाषा याद रखनी है या फिर उसके अवधारणा को समझना है कि प्रबंधन में लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, हमने परिभाषा से क्या समझा है कि इस परिभाषा के आधार पर इस नेतृत्व की हमको कुछ विशेषताएं दिखाई देती हैं। नेतृत्व की कुछ विशेषताएं कह लो या कुछ प्रकृति कह लो, बात एक ही है। कुछ विशेषताएं या प्रकृति। देखो, सबसे पहले तो क्या है? यह प्रबंधन का एक व्यक्तिगत गुण है। यह प्रबंधन का एक यह प्रबंधन का एक व्यक्तिगत गुण है। व्यक्तिगत गुण है। यह प्रबंधक, मैनेजर का एक पर्सनल गुण है। हर व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी एक सी नहीं होती। कोई अच्छा लीड करता है और कोई टीम को बिखरा देता है। तो वही कह रहे हैं, क्या है? व्यक्तिगत गुण है। यह प्रबंधक का एक व्यक्तिगत गुण है। दूसरा क्या है? यह व्यवहार को प्रवाहित करने की, यह व्यवहार को प्रभावित करने की सतत क्रिया है। सतत क्रिया है। समझ रहे ना? ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्रभावित कर लिया अपने अनुयायी को, हमेशा उसको प्रभावित करना है, तभी तो आपको नेता मानेगा। यदि आपका प्रभाव खत्म हो गया तो आपको नेता भी नहीं मानेगा। आप उसके व्यवहार को जितने अच्छे से प्रभावित करोगे, उतना अच्छे आप नेता बनोगे। हो सकता है वो आपका अनुयायी गुलाम बन जाए,
आप उससे बोलोगे छत से कूद जा, वो कूद जाएगा, क्योंकि आपका वो आप पे भरोसा कर रहा है, आपने उसके व्यवहार को ऐसा प्रभावित किया है। तो वही कह रहे हैं कि व्यवहार को प्रभावित करने की सतत क्रिया है, हमेशा करना पड़ेगा आपको। तीसरी इसकी विशेषता यह है संबंध और आत्मविश्वास विकसित करने में, संबंध और आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता करता है। यह संबंध और आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता कर रहा है। समझ ही रहे हैं कि जब आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके व्यवहार आपसे प्रभावित होंगे तो आप पे भरोसा भी करेंगे, आप पे विश्वास भी करेंगे, और एक टीम के रूप में आप काम करने टीम के रूप में काम को कर पाओगे। ठीक है ना। फिर चौथी इसकी विशेषता है कि इसमें अंतःक्रिया मौजूद होती है, इसमें अंतःक्रिया मौजूद होती है। अंतःक्रिया मतलब समझ रहे, इंटरेक्शन, नेता और अनुयायी दोनों के बीच वार्तालाप भी होगा, संप्रेषण भी होगा, सब काम होगा, उसी को कह रहे हैं हम अंतःक्रिया। और पांचवा है यह अनुयायियों का अस्तित्व है, यह अनुयायियों का अस्तित्व है। समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं? अनुयायियों का, कोई व्यक्ति तभी तक नेता है जब तक उसके अनुयायी है, अनुयायी खत्म नेता खत्म, तो नेतृत्व के लिए अनुयायी होना आवश्यक है। ठीक है ना। तो ये नेतृत्व की कुछ विशेषताएं या प्रकृति बताई गई हैं। फिर इसमें हमको देखना है नेतृत्व का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है नेतृत्व का, नेतृत्व की इंपॉर्टेंस। देखो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस है कि यह संघ भावना का विकास करता है, संघ भावना का विकास करता है। संघ भावना मतलब समझ रहे ना, टीम स्पिरिट। भाई आप किसी संगठन में काम कर रहे हो, संगठन में जितने लोग काम कर रहे हो सब अपने आप को संगठन का सदस्य मान रहे हो, और क्या मान रहे हैं कि हम सब एक है, हम सब एक टीम के रूप में काम करेंगे। इसको कहते हैं टीम स्पिरिट या टीम भावना। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं ना टीम के रूप में, कि सबका एफर्ट लगाते हैं बराबर, इसमें कोई आपस में ऐसा नहीं है कि वो कम काम कर रहा हम ज्यादा कम, नहीं, एक एफर्ट होता है कॉमन। तो नेतृत्व का एक महत्व सबसे बड़ा क्या है कि ये पूरे संगठन में एक संघ भावना, कि हम सब एक संगठन के सदस्य हैं, ये भावना का विकास करता है कौन? नेतृत्व, क्योंकि नेतृत्व ही सबको बांध के रखता है। दूसरा क्या है, यह अभिप्रेरणा तथा सकारात्मकता प्रदान करता है, अभिप्रेरणा तथा सकारात्मकता प्रदान करता है, अभिप्रेरणा तथा सकारात्मकता प्रदान करता है। ठीक है। लीडरशिप अपने अनुयायियों को मोटिवेट करता है, उनमें पॉजिटिव वाइब्स का संचार करता है, अभिप्रेरणा काम के लिए अभिप्रेरित करता है, और अपने काम के प्रति वो सकारात्मक होते हैं एम्प्लॉय। ये सब नेतृत्व का काम है। मतलब ये यदि अच्छा नेतृत्व है संगठन में तो वो अपने अधीनस्थों या कर्मचारियों को मोटिवेट रखेगा, उनमें सकारात्मकता का गुण का संचार करेगा। तीसरा, शीर्ष प्रबंधन और अधीनस्थों, शीर्ष प्रबंधन और अधीनस्थों के बीच संबंध स्थापित, अधीनस्थों और शीर्ष प्रबंधन के बीच ये संबंध स्थापित करता है। समझ ही रहे हैं कि टॉप और
लोअर, मतलब मजदूर और मालिक कह लो इसको, या मजदूर या मैनेजर लेवल, दोनों को आपसी संबंध में बांधे रखता है। ऐसा नहीं सोचते हैं कि लोअर कर्मचारी के और हमारा ऊपर वाले कर्मचारी से कोई संबंध नहीं, दोनों, पहले है ना संघ की भावना, जब संघ की भावना आ गई है तो ऊपर और नीचे दोनों में एकता की भावना है। चौथा, ये जो नेतृत्व है ये क्या करता है, गतिशील दिशा देता है। गतिशील दिशा प्रदान करता है, मतलब कहने का चाह रहे हैं कि देखो कोई संगठन है, उसमें सब व्यक्ति को अपना अपना काम मालूम है, इंजीनियरिंग को मालूम है उसको क्या करना है, मजदूर को मालूम है उसको क्या करना है, लेकिन अब क्या है कि डेली काम हो रहा है, हो सकता है कि कोई नई समस्या आ जाए या कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि अब करना क्या है कुछ समझ नहीं आएगा, तो लीडरशिप, अब लीडरशिप नेता आएगा और वो बताएगा कि क्या करना है या इस समस्या का समाधान कैसे होना है, तो वो गतिशील दिशा देता है लगातार। और अंत में इसमें कह सकते हैं कि यह जो नेतृत्व है यह कार्यकर्ता, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। ठीक है ना, मतलब जब डेली समस्याओं का समाधान करेगा तो वो एक प्रबंधन का कार्य करता रहेगा, प्रबंधन उसको अपना मित्र समझेंगे, जो सभी कर्मचारी उसको अपना एक फ्रेंड समझेंगे, उसको एक दार्शनिक मतलब क्या है दिशा देने वाला समझेंगे, और मार्गदर्शक मतलब क्या है समस्याओं का समाधान करने वाला, जब उनको समझ नहीं आएगा क्या करना है तो वो नेतृत्व बताएगा। तो देखो ये नेतृत्व का महत्व है प्रबंधन के अंतर्गत, ठीक है ना। फिर इसमें हमको देखना है एक अच्छे नेता के गुण क्या है, या एक क्वालिटीज ऑफ लीडर, अच्छे नेता के गुण। ठीक है ना, या आपसे लीडरशिप क्वालिटी पूछे तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग गुण बताए हैं, जैसे इसमें जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी, ये क्या कहते हैं, देखो इनके केवल आपको नाम नाम याद रखना है कि टेरी ने निम्नलिखित से कौन से अच्छे नेता के गुण नहीं बताए हैं। पहला बताया है शक्ति, दूसरा गुण बताया है भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक स्थिरता, तीसरा गुण बताया है मानवीय संबंधों का ज्ञान, मानवीय संबंधों का ज्ञान, चौथा बताया है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, पांचवा बताया है संप्रेषण योग्यता, संप्रेषण योग्यता, छठवा बताया है शिक्षण योग्यता, शिक्षण योग्यता, सातवां बताया है सामाजिक योग्यता, और आठवां बताया है तकनीकी दक्षता, तकनीकी दक्षता, तकनीकी दक्षता। देखो सिंपल सी बात करी जॉर्ज आर टेरी ने, क्या बोला है, शक्ति, मजबूत, कमजोर नहीं होना चाहिए लीडर। दूसरा बोला भावनात्मक स्थिरता, ऐसा नहीं कि जरा में खुद ही रोने लगे, डर गए, घबरा गए, भावनात्मक स्थिरता। मानवीय संबंधों का ज्ञान, किससे कैसे क्या बात करनी, मजदूर को कैसे पटाना है, क्या काम करना है, भावनात्मक स्थिरता के साथ साथ मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत अभी खुद भी मोटिवेट रहे और दूसरों को भी मोटिवेट, अब खुद ही मोटिवेट नहीं रहेगा तो लोगों को क्या मोटिवेट करेगा, तो अच्छा लीडर क्या व्यक्तिगत अभिप्रेरणा करता है। संप्रेषण योग्यता, लोगों से संवाद करने की, ऐसा नहीं है कि मजदूर की बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, लोकल लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं, संप्रेषण योग्यता होनी चाहिए, वो जो बात कहे वो निचले स्तर तक का व्यक्ति समझे और निचले स्तर तक का जो व्यक्ति बात कहे वो नेतृत्व नेता समझे। शिक्षण योग्यता, जिस भी संगठन में वो काम कर रहा है उसमें उसको उसके बारे में उसको ज्ञान होना, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, सीधी बात ये है। सामाजिक योग्यता, सामाजिक योग्यता में मतलब है कोई जो मानवीय संबंधों का ज्ञान कह रहे हैं ना, तो आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज में उसको रहने की सही जानकारी होनी चाहिए। भाई इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम पाया जाता है, तो इसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए जहां वो काम कर रहा है। और तकनीकी दक्षता, टेक्निकल,
अब ऐसा ना हो कि काम चल रहा है और जो नेता है उसको पता ही नहीं है कि तकनीकी कंप्यूटर कैसे काम करता है, मशीन कैसे काम करती है। थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, भले विशेषज्ञ योग्यता ना हो तो थोड़ी बहुत तकनीकी योग्यता तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जॉर्ज आर टेरी ने 8 गुण बताए हैं लीडरशिप के। फिर चेस्टर और बर्नार्ड ने अलग गुण बताए हैं। चेस्टर और बर्नार्ड, इन्होंने क्या गुण बताए हैं? ये भी लगभग 5, 6, 7 गुण बता रहे हैं। पहला ये गुण बता रहे हैं निर्णयन क्षमता, निर्णयन क्षमता। दूसरा गुण बता रहे हैं उत्तरदायी, उत्तरदायी। तीसरा गुण बता रहे हैं विनम्रता। चौथा गुण बता रहे हैं बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता। पांचवा गुण बता रहे हैं स्फूर्ति एवं सहनशीलता, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। छठवां गुण बता रहे हैं सामाजिक चेतना। और सातवां गुण बता रहे हैं सुंदर व्यक्तित्व। ठीक है ना। ये देखो अपने हिसाब से कुछ है। जैसे सबसे पहले बताया निर्णय क्षमता, भाई लीडर वही होगा क्योंकि निर्णय लीडर को ही लेना पड़ता है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय क्षमता होना चाहिए। उत्तरदायी, वो जो निर्णय ले उसकी जवाबदेही भी खुद ले, वो कि वो जो सब कुछ हो रहा है उसका उत्तरदायी मैं हूंगा, तो वो उत्तरदायित्व का गुण होना चाहिए। बिना पोलाइट होना चाहिए, मजदूर से भी अच्छे से बात करे तब तुम उनको नेता मानेंगे। बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, मतलब ये जो कह रहा था ना शिक्षण योग्यता, तो यहाँ पे उसको बौद्धिक क्षमता कह दिया उनने। स्फूर्ति एवं सहनशीलता, स्फूर्ति मतलब मोटिवेट रहे और टॉलरेट कर सके, विषम परिस्थिति में भी एकदम से घबराए ना वो। सामाजिक चेतना, वही सामाजिक योग्यता थी ना, जब सामाजिक समाज के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। और सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर व्यक्तित्व का मतलब उसकी पर्सनालिटी आकर्षक होनी चाहिए। तो देखो ये चेस्टर आर बर्नार्ड और जॉर्ज आर टेरी ने लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज बताई हैं कि एक अच्छे लीडरशिप में निम्नलिखित क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इन सबको मिला के प्रबंधन में यदि पूछा जाए कि ये तो इन लेखकों के हिसाब से बोला गया है, लेकिन यदि आपसे पूछे कि प्रबंधन में या एक अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए, तो देखो गुणों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहा है कुछ शारीरिक गुण होना चाहिए, उसमें शारीरिक गुण होना चाहिए, कुछ बौद्धिक गुण होने चाहिए, बौद्धिक गुण होने चाहिए, और कुछ मनोवैज्ञानिक गुण होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक गुण। अब देखो शारीरिक गुण से कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई वो उसका जो उत्तम स्वस्थ हो, बीमार दुखी ना हो, उत्तम स्वास्थ्य हो। नहीं खुद ही बीमार है तो लोगों को मोटिवेट क्या करेगा? स्फूर्ति या सहनशीलता, स्फूर्ति व सहनशीलता, वही अभी बताया, एनर्जेटिक होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। तो ये शारीरिक गुण बताए गए हैं। फिर बौद्धिक गुण में क्या बताए गए हैं कि उसमें निर्णय लेने में सुदृढ़ता हो, वही निर्णय क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता हो उसमें, उसकी मानसिक क्षमता अच्छी हो, मेंटल एबिलिटी अच्छी हो। फिर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो उसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब अंधविश्वासी टाइप का ना हो, साइंटिफिक टेम्पर हो कि हर चीज की कारण जानना चाहता हो, तो ये उसमें बौद्धिक गुण होने चाहिए। और मनोवैज्ञानिक गुण में क्या बोल रहे हैं कि उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व आकर्षक हो, व्यक्तित्व आकर्षक हो, सहकारिता की भावना हो, सहकारिता की भावना, चातुर्य हो, और उत्साह, लगन, उत्साह लगन और साहस। समझ रहे ना भाई, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, सहकारिता की भावना होनी चाहिए, मतलब मिलके काम करने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद ही खुद सबको लेंगे, उन्होंने कहा कि टीम को लेके चलना है, उसको लीडर बनना है। चातुर्य,
सूझबूझ होनी चाहिए और उत्साह, लगन और साहस का गुण होना चाहिए। तो ये मनोवैज्ञानिक गुण बताए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो ओवरऑल आप एक अच्छे लीडर के गुण क्या बता सकते हो। ओवरऑल हमारे जो अच्छे लीडर के गुण हैं वो सीधे सीधे ये हैं कि भैया शारीरिक रूप से वो ठीक ठाक हो, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डर हो, लेकिन कम से कम स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो। उसकी मानसिक योग्यता अच्छी, उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो कठिन परिस्थितियों, क्योंकि निर्णय, लीडर का काम ही है निर्णय लेना, तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, मेंटल थोड़ा सा मजबूत हो, ऐसा नहीं हो कि जरा में हंस रहे हैं जरा में रो रहे हैं, थोड़ा सा मेंटल रूप से स्टेबल होना चाहिए। थोड़ा सा क्या है उसमें संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए। संप्रेषण कौशल समझ रहे ना, कि उसकी बात लोगों तक लोग समझे और लोगों की बात वो समझे, तो वो संप्रेषण कौशल उसमें अच्छा होना चाहिए। और थोड़ा सा विजनरी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए कि ये जो निर्णय ले रहे हैं इसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे, उसको कहते हैं विजनरी। तो लीडरशिप में क्या है, विजनरी का गुण भी होना चाहिए। सामाजिक कौशल, बस तो ठीक है ना। तो ये सारे गुण एक अच्छे नेता में होने चाहिए। मतलब हम कॉमन रूप में ये कह सकते हैं, जो अभी अपन ने लिखा ना, कि शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तकनीकी दक्षता होनी चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, सामाजिक चेतना होनी चाहिए। तो ये सब अच्छे नेता के गुण हैं, ठीक है ना। अलग उन दो विचारकों के अलग याद रखना, बाकी सामान्य रूप से अच्छे नेता के गुण यही हैं जो अपन ने पढ़े हैं, ठीक है ना। अब है नेतृत्व की शैली। नेतृत्व की शैली, नेतृत्व की शैलियां, लीडरशिप स्टाइल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लीडरशिप स्टाइल। स्टाइल शब्द से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, किस टाइप का नेता है। देखो शैली के आधार पे क्या है, 3 टाइप की शैली बताई गई है। एक को कहे हैं निरंकुश तानाशाही, निरंकुश तानाशाही, या इसी को एक तंत्रीय कहते हैं, एक तंत्रीय, ठीक है ना। नाम से ही निरंकुश, पूरी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है, उसने जो बोल दिया वो सही है, बाकी सब गलत है। कोई सवाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ऊपर से सीधे आदेश आता है अधीनस्थों के लिए, ऐसा करना है चुपचाप करो, क्यों करना है किस लिए करना है ये नहीं पूछना तो है नहीं। निरंकुश, सीधे ऊपर से आदेश आता है निचले वालों के लिए, नीचे से कोई संप्रेषण नहीं, नीचे से कोई नहीं, सीधे आदेश और उसको मानना आपकी मजबूरी है। इसको कहते हैं निरंकुश या तानाशाही या एक तंत्रीय। मतलब एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, उसके आदेश, मतलब जो लॉजिक मत पूछो, जो हमने कह दिया वो मानो, बात खत्म हो गई है। उसको कहते हैं निरंकुश या तानाशाही या एक तंत्रीय। दूसरा होता है लोकतंत्रीय, प्रजातंत्रीय या सहभागिता। लोकतंत्रीय, प्रजातंत्रीय या सहभागिता, पार्टिसिपेटरी, समझ रहे ना। अब क्या होगा कि ऊपर से आदेश आ रहा है लेकिन उस पर सवाल जवाब भी होंगे, ऐसा आदेश क्यों आया है, आप उसका विरोध भी कर सकते हो, आप अपनी बात निर्णय लेने में अपना पक्ष भी रख सकते हो, आप उस निर्णय का विरोध भी कर सकते हो, और निचले स्तर की भी मांगों को ऊपरी स्तर पर सुलझाया जाएगा। मतलब क्या है, सहभागिता, किसी एक व्यक्ति की नहीं, शक्ति का बंटवारा होगा। यहां पे हम तो देख ही रहे हैं ना डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है ना कि डेमोक्रेसी में एक ही व्यक्ति, न्यायाधीश अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, राष्ट्रपति अलग है, सेना का काम अलग है, सब अलग अलग है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ नहीं है। और सहभागिता है, पार्टिसिपेटरी है, आम जनता की भी चलती है। तो उसको कहते हैं हम लोकतंत्रीय या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेट लीडरशिप और डेमोक्रेटिक लीडरशिप दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये किसी की नहीं सुन रहा और ये सबकी सुन के चल रहा है, ठीक है ना। तीसरी एक प्रकार होती है जिसको कहते हैं अबंधीय, तीसरा है अबंध, या इसको कहते हैं मुक्त या रोक या उदारवादी। उदारवादी, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है फ्री रेन लीडरशिप।
ये शब्द है इसके लिए, ठीक है ना। अब देखो ये अबंध, मुक्त, रोक, उदारवादी, मतलब नेता ने अनुयायियों से बोल दिया ऐसा कर लो। इसमें ऊपर का जो नेता है ना वो दरअसल कुछ करता नहीं है, सब कुछ कहता है कि तुम ही करना है, तुम ही देख लो, और ये मार्गदर्शन भी नहीं करता है, ये कुछ नहीं करता, ये अपने पूरे अधिकार नीचे ट्रांसफर कर दिए, मार्गदर्शन भी नहीं कर रहा, अभिप्रेरित भी नहीं कर रहा है, अब तुमको जैसा दिखाए वैसा कर लो। तो ये एक टाइप का ये लीडर कुछ नहीं करता है, पूरा अपना काम क्या है निचले वालों से करवाता है, तुम जानो, तुमको जैसा दिखाई दे वैसा कर लो, मार्गदर्शन भी नहीं कर रहा है। अब देखो ये तो ठीक है कि ये सब कुछ खुद ही कर रहा है, जो आ गया तानाशाही हिटलर टाइप, जैसा बोल दिया वैसा कर दिया, इसमें सबकी सुन के चल रही, इसमें कुछ अलग ही टाइप का कार्यक्रम चल रहा है। नेता ने बता दिया है कि ऐसा करना है, तुमको जैसा दिखाए कैसा करो, और बोल दिया कि कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। अब जब दिक्कत जाती तो बताता भी नहीं है, मार्गदर्शन भी नहीं करता है। तो ऐसी लीडरशिप में क्या अव्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, नेता कुछ कर ही नहीं रहा है। या तो ये लीडरशिप वहां पे बहुत अच्छी चल सकती है जहां पर अनुयायी बहुत ज्यादा कुशल हो, कि भाई उनको जरूरत ही नहीं किसी के मार्गदर्शन की, वो खुद ही अच्छे वर्कर हैं, अच्छे लीडर हैं, खुद ही मतलब योग्य हैं, दक्ष हैं, तब ऐसा लीडर सफल होता है। नहीं तो ऐसे लीडरशिप में फिर क्या है, अव्यवस्था ही फैलती है, ठीक है ना। तो देखो शैली के हिसाब से ये तीन टाइप के लीडरशिप होती है, एक होती है निरंकुश, एक होती है लोकतांत्रिक, और तीसरी होती है अबंध मुक्त या उदारवादी, या इसको निर्बाध नेतृत्व भी कहते हैं, जो नेता कुछ नहीं करता, सब अनुयायियों के मत्थे ही छोड़ देता है। अब इसमें हमको देखना है नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व के सिद्धांत, सिद्धांत सिद्धांत में पहला सिद्धांत है गुणमूलक सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत में है गुणमूलक, या इसको गुणमूलक ना कहो, इसको आप कहो महान व्यक्ति दृष्टिकोण, क्योंकि उसका अंग्रेजी अलग है, महान व्यक्ति दृष्टिकोण, महान व्यक्ति दृष्टिकोण, ग्रेट मैन थ्योरी कहते हैं इसको, ग्रेट मैन थ्योरी, महान व्यक्ति दृष्टिकोण। देखो ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि नेता बनाए नहीं जाते, नेता पैदा होते हैं। समझ रहे मतलब, कोई व्यक्ति यदि महान नेता बना है तो वो पैदाइशी उसमें कुछ गुण ऐसे थे कि वो महान बना, बनाया नहीं जा सकता नेता। किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ के कोई अच्छा नेता नहीं बन सकता, वो तो बाई बर्थ होती है, उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनके माध्यम से वो नेता बन जाता है। दुनिया के महान नेताओं का जो उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि बाई बर्थ नेता है। नेता कोई किसी फैक्ट्री में नहीं बनाता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बनाता है, कोई ट्रेनिंग दे के नेता नहीं बन सकता है, पैदा होते हैं, पैदा होने बाई बर्थ, ठीक है ना। तो यह महान व्यक्ति दृष्टिकोण कह रहा है कि नेता बनाए नहीं जाते बल्कि नेता पैदा होते हैं। दूसरा फिर इसमें होता है, उसको कहते हैं हम गुण दृष्टिकोण, ट्रेट अप्रोच, गुण दृष्टिकोण, ट्रेट अप्रोच, गुण दृष्टिकोण। गुण दृष्टिकोण क्या होता है कि देखो नेता पैदा नहीं होते हैं, नेता में कुछ गुण होते हैं, मतलब वो सीखते हैं व्यवहार करने के तरीके, और सीख सीख के फिर नेता बनते। बचपन से नेता नहीं बनते, महात्मा गांधी 40 साल की उम्र में जाके नेता बनते हैं। तो मतलब वो कह रहे हैं कि सीखते हैं और अपने अंदर उन गुणों को विकसित करते हैं और फिर नेता बनते हैं, ये कहलाता है गुण दृष्टिकोण। तीसरा है परिस्थिति जन्य या आकस्मिक, परिस्थिति जन्य या आकस्मिक, परिस्थिति जन्य या आकस्मिक, सिचुएशन
सिचुएशन में क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नेता बना और वो सफल नेता इसलिए बना क्योंकि उस समय उसकी परिस्थितियां ऐसी थी। मतलब यहां पर ये कह रहा है कि देखो, गुण और व्यक्ति नहीं, परिस्थिति बनाती है नेता को। यहां पे जो सिचुएशन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुण वाली बात नहीं हो रही, परिस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही नेता को बनाती है। चौथा दृष्टिकोण है या चौथा सिद्धांत है जिसको कहते हैं नेतृत्व का लेन देन का सिद्धांत। लेन देन का सिद्धांत। लेन देन का सिद्धांत मतलब समझ रहे हैं ना, कि नेता ने अपने अनुयायियों के लिए टारगेट फिक्स करा है और टारगेट के अनुरूप जो काम हुआ है उसके अनुरूप उनको इनाम दिया है, जो नहीं कर पाए उनको दंड दिया है। वही जो गाजर और छड़ी वाला जो सिद्धांत देखा था ना अभी प्रेरणा का, तो वही है लेन देन का सिद्धांत। मतलब यहां पर कुछ लोग नेता उसको इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उससे उनको कुछ मिलेगा, उससे उनको कुछ मिलेगा, तो वही कह रहे हैं लेन देन, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, तुम हमको वोट दो हम तुमको अच्छे दिन देंगे, तो वही है लेन देन का सिद्धांत। और अंत में है नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। परिवर्तनकारी सिद्धांत। देखो, परिवर्तनकारी सिद्धांत क्या होता है कि यहां पे व्यक्ति सामाजिक परिवर्तनों का कारण बनता, मतलब समाज में जो परिवर्तन लाता है वो नेता बनता है। समाज में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है मतलब कोई बुराई चल रही है उसको खत्म कर दिया, परिवर्तन लाया, समाज को आगे ले गया, ऐसा नेता, तो उसको कहते हैं परिवर्तनकारी नेता। ठीक है ना। तो ये देखो नेतृत्व के इतने सिद्धांत हैं। ठीक है ना। बस नेतृत्व में हमको इतना ही देखना था। ठीक है ना।